Hello and welcome everybody to Percham Classes. This is me Dilip Puri taking your polity sessions. Polity sessions में जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है केशवानंदा भारती केस. सो केशवानंदा भारती केस सिर्फ केशवानंदा भारती केस नहीं करेंगे, हम जो कंटिन्यूटी में ला रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी के अंदर एक पार्ट आएगा केशवानंदा भारती केस. उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे केस में क्या क्या रूलिंग हुई उस बारे में भी हम जानेंगे. सो सॉरी फॉर द डिले, थोड़े से 2-4 दिन बाद ये वीडियो रिलीज हो रहा है. रीजन बीइंग आई वाज स्टक अप समवेयर, लेकिन अब वील ट्राई कि हम इसको रेगुलरली कंटिन्यू करें. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. सो इंदिरा गांधी. अब जैसा हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, हमने जो खत्म करा था वहां पे कि इंदिरा गांधी हमारी न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गई थी. गोलकनाथ केस हमारे अगेंस्ट आ गया था उसके बाद और इंदिरा गांधी हमारी न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी या जो हमारी गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो पार्टी में तो थी लेकिन इतनी मेजोरिटी के साथ नहीं थी. और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टी जो है हमारी यहाँ पार्लियामेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अगर पावर में नहीं है, वो मेजोरिटी के साथ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है. और सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हुआ और इसी के चलते हुए गोलकनाथ में गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस रूल किया गया या गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूल किया गया, पार्टी के अग्रीड पार्टी के फेवर में किया गया. क्लियर है? चलिए कहानी आगे बढ़ते, कहानी के साथ ही चलेंगे. जो कहानी हम कंटिन्यू करते आ रहे थे, आई होप आप लोगों को याद हो. नहीं हो तो प्लीज़ पुराने वीडियो जाके देख लें ताकि आपको समझ आ जाए हम किस बारे में बात करें. और जो बच्चे सिर्फ केशवानंदा भारती पढ़ने आए वो भी एक बार देख लें, पर हल्का हल्का सा उनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे क्या चल रहा था. बुक में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है तो अपन इसको इलैबोरेटिव पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो जैसा कि हमें पता है इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई विद 283 सीट. जैसा हमारे को पता है इनकी मेजोरिटी बहुत मिनिमम मेजोरिटी थी, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था. या पावर में जो गवर्नमेंट थी वो इतने मेजोरिटी के साथ नहीं थी, मिली जुली सरकार थी. डीएमके का भी इसमें सपोर्ट था. सो मिली जुली सरकार थी. ठीक है, अब ये हो तो गई, लेकिन क्या ये हमारी इंडिया की पहली प्रधानमंत्री बन गई और वर्ल्ड की सेकंड प्रधानमंत्री थी. वर्ल्ड की सेकंड प्रधानमंत्री थी, विमेन प्रधानमंत्री थी, और इसी तरह इंडिया की पहली विमेन प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी मैडम. अब ये थोड़ी सोशलिस्ट अप्रोच की थी कि भैया हमारे को समाज की भलाई करनी है. ठीक है, एज पर देयर वर्क, जैसा उनका काम था उस हिसाब से हमें ये जज कर सकते हैं कि ये सोशलिस्ट अप्रोच की थी. हम ऐसा नहीं बोलेंगे दिल से चाहती थी, नहीं चाहती थी, कुछ और चाहती थी, हिडन इंटेंशंस थे, वो हमें नहीं पता. लेकिन इनका जो भी कार्यकाल था उसमें इन्होंने जो पॉलिसीज करी उसको हम देख के बोल सकते हैं कि इनका थोड़ा सोशलिस्ट अप्रोच था कि ये पूरे समाज का भलाई चाहती थी. या सोशलिस्ट पूरी जो मतलब जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 39BC कि हमारे को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना वेल्थ कुछ ही लोगों में, बल्कि बांटना है पूरे देश में, पूरे देश के लोगों में, पूरे देश की जनता में, पूरे समाज में. तो सोशलिस्ट अप्रोच को ये फॉलो करती थी. और उसी को फॉलो करते करते इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज किया जिसमें इन्होंने कुछ बातें करी. इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का राष्ट्रीयकरण करने की इन्होंने घोषणा कर दी कि बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, स्टेटहुड हो जाएगी, स्टेट सारी बैंकिंग अथॉरिटीज को ओवरटेक कर लेंगी. साथ ही साथ प्रीवी पर्सेस राजवाड़ों को एक कंपनसेशन अमाउंट मिलता था. जब हमारा 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो जैसा कि आपको याद है कि बहुत सारे रजवाड़े थे, जो 550 रजवाड़े थे, उनको हमने क्या करा था, हमारे साथ जोड़ा था. तो जोड़ने के लिए हमने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया था. तो उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हम उनको क्या, उसमें कंडीशन हुआ करती थी कि रजवाड़ों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी मेंटेनेंस रखने के लिए, मेंटेनेंस गुजारने के लिए एक अमाउंट सरकार दिया करेगी, स्टेट दिया करेगी, उसे बोलते हैं प्रीवी पर्सेस, ताकि वो अपना पर्सनल मेंटेनेंस निकाल सके. क्लियर है? तो इसको खत्म करने की बात करी गई इसमें, क्योंकि इन्होंने बोला, इंदिरा गांधी मैडम ने बोला कि भाई साहब हमारे जो देश में मोटा जो चंक ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट है वो तो इनको पैसे, रजवाड़ों को पैसे देने में ही चला जाता है. तो हम भलाई करें तो कैसे करें, हम देश की भलाई करें तो कैसे करें, सोशलिस्ट अप्रोच अगर हम अपनाएं तो किस तरीके से अपनाएं. तो इन्होंने क्या बोला कि भैया इसको प्रीवी पर्स को भी खत्म करो. साथ ही साथ अर्बन लैंड सीलिंग्स लगा दी गई. जो लैंड सीलिंग्स हमारे रूरल में या लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो रूरल एरियाज में चल रही थी, अधिग्रहण की जो पॉलिसी चल रही थी, उन्हें हमने अर्बन भी उसको आगे बढ़ा दिया गया. अब इससे क्या हुआ, 10 पॉइंट प्रोग्राम ने. अब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवी पर्स और ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ के करने चाहिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ करने चाहिए थे. तो बेसिकली, लेकिन उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई साहब, जो कंटेंडर थे प्राइम मिनिस्टर के, जब इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर बनी, आपको जैसा याद हो कहानी में, तो इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई साहब की कोई खास जमती नहीं थी, पटरी खाती नहीं थी.
तो इंदिरा गांधी मैडम ने बिना पूछे मोरारजी से राष्ट्रीयकरण बैंक का जो 10 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज करा, उसमें बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात कह दी और प्रीवी पर्चेस को कैंसिल करने की बात कह दी, जिससे मोरारजी साहब नाराज हो गए और थोड़ी सी कांग्रेस के अंदर ही मतभेद चालू हो गए। साथ ही साथ जो हमारे के कामराज जो किंग मेकर बनाए जाते थे और जिन्होंने गूंगी गुड़िया समझकर इंदिरा गांधी का नाम आगे किया था, नॉमिनेट किया था काय के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उनसे भी उनके रिश्ते थोड़े से खराब होने लग गए। रीजन बीइंग वही बात कि भैया प्रीवी पर्स रजवाड़े जो प्रॉमिस रजवाड़ों से हमने 1947-1950 में किया था, उससे हम उसके विपरीत जा रहे हैं। हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार उसके विपरीत जा रही है और उनकी पॉलिसीज उनके अगेंस्ट हो रही हैं। तो बेसिकली जो कांग्रेस का मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जिस बेस पे वो खड़ी हुई थी, हम उसी से अलग जाके एक डिफरेंट डायरेक्शन में इंदिरा गांधी मैडम निकल रही थी। तो इससे के कामराज और जो दिग्गज सिंडिकेट नेता थे वो सब इंदिरा गांधी मैडम से थोड़े से खफा होने लग गए और इन्होंने मतभेद की सिचुएशन क्रिएट होने लग गई। और इसी के चलते इधर जो कांग्रेस थी हमारी, उसके दो पार्ट्स हो गए। एक INC-R जो कि इंदिरा गांधी का गुट था, इंदिरा गांधी मैडम का गुट था, उसके लिए INC-R, और जो सिंडिकेट जो पुराने कामराज और ऐसे नेता थे उनके लिए INC-O। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सिंडिकेट भी कहा जाता था क्योंकि ये दिग्गज नेता थे, पुराने जमाने के नेता थे और वही आगे बढ़ाते बढ़ाते, और इनको इंडिकेट भी कहा जाता था, सिंडिकेट और इंडिकेट। यही इंडिकेट आगे जाके इंदिरा गांधी आई से भी जानी गई। क्यों आई इसलिए बोलने लग गए? क्योंकि आगे जाके इन्हीं के नेताओं में से एक नेता ने बोला था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस तरीके से नारा लगाया गया। आगे जब इनकी पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी मैडम की और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये नारा आया, तो इसलिए फिर बाद में इसको INC-I के नाम से भी जाना गया। सो बेसिकली हुआ क्या, विभाजन हो गया हमारी कांग्रेस पार्टी का दो पार्ट्स में, INC-R और INC-O। हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी का, हमारी मैं सबके लिए बोल देता हूँ, हमारी बीजेपी भी है, ठीक है। सो अब ये हुआ, इधर पार्टीशन हो गया, इधर बेसिकली दो पार्ट्स में बढ़ गई हमारी कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी मैडम ने क्या करा, इंदिरा गांधी मैडम ने सपोर्ट मांगना, दूसरी जो पार्टीज थी, अलायंसेस थी, उनके साथ इन्होंने सपोर्ट ढूंढना चालू किया। और जैसे तैसे सपोर्ट के कारण ये अब बेसिकली पार्लियामेंट में इन्होंने अपनी सीट बचा ली, प्रधानमंत्री की सीट बचा ली। अलग होने के बाद भी दूसरी पार्टीज का इनको सपोर्ट मिल गया। दूसरी पार्टीज की सपोर्ट मिलने की वजह से ये प्रधानमंत्री बनी रही, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत सरकार नहीं थी क्योंकि पहले ही मेजोरिटी, कोई खास मेजोरिटी नहीं थी, उसमें से भी सिंडिकेट के लोग अलग हो गए। लेकिन दूसरी पार्टियों ने इनका सपोर्ट कर दिया, जिसके कारण इनकी लाज बची रही और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कायम रही। अब प्रधानमंत्री बनते हुए जब थी ये, तो 1969 में इन्होंने क्या करा, एक ऑर्डिनेंस के तौर पे बेसिकली एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें बैंक नेशनलाइजेशन की जो बात इनके 10 पॉइंट प्रोग्राम में थी, वही की वही आगे बढ़ाएगी और बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात की गई, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात कही गई। ये बिल पास किया गया और जब ये पार्लियामेंट सेशन आया ऑर्डिनेंस के बाद, इसे एक्ट की तरह पास भी कर लिया गया, एक्ट की तरह से पास भी कर दिया गया 1969 में। लेकिन फिर इसके अगेंस्ट में जो रजवाड़े थे कुछ, जैसे माधवराज सिंधिया साहब ने, इनके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार इसमें गलत है और इसको कर दिया खारिज। सो 1969 में खारिज कर दिया। माधवराज सिंधिया जी ने जो केस किया था सरकार के अगेंस्ट कि आप ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बेसिकली इस बेस पे इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना हाँ ये सरकार की जाती है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ अपने इंटेंशन फुलफिल करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, और सरकार ने इसको रोक दिया, इस एक्ट को वॉइड करार कर दिया। साथ ही साथ तो अभी एक और हार हो गई, 1967 में गोलकनाथ की हार मिली चुकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इधर 1969 में भी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरी हार मिल गई इंदिरा गांधी मैडम को। तो इंदिरा गांधी मैडम थोड़ी सी बौखलाने लग गई, इनको लगा यार मैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी बहुत कुछ जो मेरे सपने हैं, एक प्रधानमंत्री क्या सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जब वो प्रधानमंत्री नहीं होता तो वो क्या सोचता है कि जो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो जो मैंने चाहा है, जो मेरा विजन है, क्योंकि हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई विजन तो रहता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आप पहुंचे उसके बाद आपके देश का विजन क्रिएट होगा आपके लिए, ऐसा तो होता नहीं है, विजन पहले से होता है। तो इंदिरा गांधी मैडम का भी कुछ विजन था देश को लेके, और जब वो प्रधानमंत्री बन भी गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे फिर बैठी थी, तो भी वो उस विजन को लागू नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बौखलाहटपन आ रहा था। इसी तरह 1970 में उन्होंने एक और प्रिवी पर्सेस का बिल निकाला, लेकिन ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, लोकसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन इसको राज्यसभा में अटका दिया गया, राज्यसभा में ये अटक गया। तो वापस एक और हार इंदिरा गांधी मैडम के लिए। अब गोलकनाथ हमारे प्रिवी पर्स और बैंक नेशनलाइजेशन की बात
सब में इंदिरा गांधी मैडम को हार मिली। लेकिन अब इंदिरा गांधी मैडम ने सोचा यार कि मैं जो देश के गरीबों की मदद करना चाहती हूँ या मेरे देश के समाज के लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तो वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मेरे अंदर ही अंदर इतने गुट बन गए हैं, मेरे अगेंस्ट इतने लोग हो गए हैं, प्लस मैं जो पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी के साथ नहीं हूँ। तो जब तक मैं मेजोरिटी के साथ नहीं आऊंगी, जब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी, जब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी, रियल पावर नहीं आएगी, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे पिताजी जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो सारी चीजें अपने हिसाब से क्यों कर पाते थे? क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी के साथ आते थे। हमेशा किसके साथ आते थे? भारी मेजोरिटी के साथ आते। उसके बनस्पत जब इंदिरा गांधी मैडम आई तो वो मेजोरिटी के साथ नहीं आई, वो मेजोरिटी के साथ नहीं आई, वो बहुत ही मेजोरिटी के साथ आई, पर इतनी भयंकर मेजोरिटी नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी नहीं थी, बहुत ही माइन्यूट मेजोरिटी थी, माइन्यूट डिफरेंस था मेजोरिटी में और बाकी की पार्टीज में। सो कहानी समझ में आई कि अब इंदिरा गांधी मैडम थोड़ी सी बौखलाने लग गई, उनके अगेंस्ट केस जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट थी, अंदर की पार्टी उनके अगेंस्ट थी, बहुत सारे लोग देश में उनके अगेंस्ट थे, और वो चाह क्या रही थी? देश का भलाई करना चाह रही थी, ऐसा हमें लगता है। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने बोल दिया 1971 में प्रेसिडेंट साहब की परमिशन से कि आप पहले ही इलेक्शन करा दीजिए। वैसे क्या होने थे? इलेक्शन होने थे हमारे 1972 में, तो एक साल पहले ही इलेक्शन कराने की प्रधानमंत्री ने गुहार लगाई प्रेसिडेंट साहब को। तो ऐसा परमिशन, ऐसी पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, वो इलेक्शन चाहें तो पहले करा सकते हैं। तो इसी के चलते इन्होंने क्या बोला 1971 में? बोला कि इलेक्शन आप पहले से करा दो, इलेक्शन एक साल पहले करा दो, मैं अपना लक ट्राई करना चाहती हूं, मैं देशवासियों को मनाऊंगी कि भैया आप मेरे को पूर्ण बहुमत से जिताएं, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से जिताएं, ना कि ऐसी छुटपुट मेजोरिटी से मैं पार्लियामेंट सरकार बनाना चाहूंगी। तो जैसे ही ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो ये अपने प्रचार प्रमर्श में निकल गई, अपने पूरे देश के भ्रमण में निकल गई, और इन्होंने जा जाके घर घर जा जाके गांव जा जा करके लोगों को समझाया कि देखो गरीबों, देखो देशवासियों, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए राष्ट्रीयकरण करना चाहती हूँ बैंक। क्योंकि क्या होता था पहले? सिर्फ प्राइवेट होल्डिंग होती थी। बैंक नेशनलाइजेशन जरूरी क्यों था? बैंक नेशनलाइजेशन जरूरी इसलिए था क्योंकि बैंक पहले क्या होता था? प्राइवेट बॉडीज होती थी, हर जगह बैंक नहीं हुआ करता था। अब प्राइवेट बॉडीज तो बैंक कब खोलेंगी? अगर सपोज करो आज मैं बैंक खोलता हूं, जैसे आजकल तो प्राइवेट हो गए, लेकिन और अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बैंक खोला, डीपी बैंक मैंने सपोज खोला, तो अब अगर मेरी एक ब्रांच प्रॉफिटेबल होगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। भाई आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस पॉइंट प्राइवेट हैंड्स में, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी एक ब्रांच, सपोज मैंने अजमेर में ब्रांच खोली, अभी अजमेर वाली ब्रांच मेरी प्रॉफिटेबल होगी जब तो मैं आगे जाके एक्सपेंड करूंगा। टू बी वेरी बिजनेस पर्सपेक्टिव की अगर बात करें हम, टू बी वेरी स्पेसिफिक टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ब्रांच आगे कब बढ़ेंगे, एक्सपेंशन कब करेंगे हम? जब हम प्रॉफिटेबल होंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्लियर है बात? लेकिन इंदिरा गांधी मैडम क्या बोलती थी? तो ऐसे बहुत सारे बैंक थे जो कि थे तो सही, लेकिन मास बैंकिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो कुछ रेस्ट्रिक्टिव जगह ही हुआ करते थे। बेसिकली बोला जाता है वो क्लास बैंकिंग के लिए अवेलेबल थे, क्लास बैंकिंग, जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी औकात है, वो ही जाके क्लास बैंकिंग का फायदा उठा सकते थे। तो इट वाज अ क्लास बैंकिंग। और इंदिरा गांधी मैडम क्या बोल रही थी कि मुझे चाहिए मास बैंकिंग, सबके पास खाते होने चाहिए, हर इंसान के पास खाता होना चाहिए, वो बैंक का लाभ उठा सकता है, ऐसा वो चाहती थी। तो उसको करते हुए इन्होंने क्या सोचा कि मैं इनका नेशनलाइजेशन कर देती हूँ, इन बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर देती हूँ, ताकि सबके पास बैंक की सुविधा उपलब्ध हो जाए, गांव गांव में बैंक खुल जाए। और ऐसा हुआ भी, जब ये बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंक एक्सपेंड हुए और बहुत ही तेज स्पीड में एक्सपेंड हुए, हर गांव गांव में बैंक पहुंचे, लाखों करोड़ों लोगों के खाते चालू हुए। क्लियर है? सो ऐसे ये गई, ये भीड़ में गई, ये लोगों को जाके क्या बोली कि यार देखो देशवासियों, मैं तुम्हारा भला करना चाहती हूँ, पर ये रजवाड़े, ये ऊपर के जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरे को काम करने नहीं दे रहा, रीजन बिंग मैं मेजोरिटी में नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हो ऐसा, साथ ही साथ मैं प्रीवी पर्स बंद करना चाहती हूँ, जो आपके हक का पैसा है, जो गरीबों, जो देश के हक का पैसा है, वो रजवाड़ों को हम पे कर रहे हैं, रजवाड़ों को सिर्फ एक खर्ची के तौर पे पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में आके वो विलय किया, इस वजह से हम उनको प्रीवी पर्सेस दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो मैं इसको भी कैंसिल करना चाहती हूँ और उससे जो पैसा बचेगा उसका मैं डेवलपमेंट में यूज करना चाहती हूँ। तो अब ऐसी बात है, आप सोचो कोई जाके अगर अपने देशवासियों से कहेगा या कोई मंच पे जाके ऐसी बातें करेगा इतनी बड़ी भीड़ में, तो क्या भीड़ मोटिवेट नहीं होगी? क्या भीड़ को नहीं लगेगा कि यार यही नेता सही है? क्योंकि वो दिखा रहा है कि देखो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, दूसरे नहीं करने दे रहे, तो मुझे पूर्ण बहुमत दो। और ऐसा ही हुआ, वहां के लोग, जितने भी इस देश के लोग थे, वो हो गए इंदिरा गांधी मैडम के फैन और मोटिवेट होके उन्होंने इतना पूर्ण बहुमत दी कि हमारी इंदिरा गांधी मैडम को पार्लियामेंट में मिल गई अब
352 सीट्स। कितनी सीट्स मिल गई? 352 सीट्स मिल गई, मतलब मेजोरिटी मिल गई, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी मिल गई, और वो अपनी सरकार अपने दम पे बना सकती है। और इसके बनस्पत अगर आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो INCO था, ओरिजिनल था सिंडिकेट, उसको सिर्फ कितनी सीट्स मिली? 16 सीट्स मिली हमारी पार्लियामेंट में। तो अब जो सरकार थी वो कौन किसकी हो गई? इंदिरा गांधी मैडम की थी। कांग्रेस से जिनका झगड़ा था वो वाले भी साइड हो गए, मोरारजी देसाई साहब साइड हो गए, सारी प्रॉब्लम साइड हो गई। तो अब ये आ गई पावर में। अब पावर में आते इन्होंने बोला ठीक है बेटा, अब बताती हूँ तुम्हारे को, मैं बहुत परेशान किया ना। तो सबसे पहले साथ ही साथ एक और बात बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई भी होगी 1971 में, और अमेरिका जो कि पाकिस्तान का सपोर्टर था उसको भी लताड़ते हुए इंदिरा गांधी मैडम ने बहुत ही बहादुरी से अपनी टैक्टिक्स के साथ किस टाइम हमें हमला करना है, किस टाइम हमें लड़ाई करनी है, सब प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी, मानिक शाह साहब जो थे उस टाइम हमारे चीफ, उनके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना के हमने बनस्पत अमेरिका का पूरा सपोर्ट था पाकिस्तान और अमेरिका और चीन का, उसके बाद भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े तो पहले 2 ही थे, एक पूर्व पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान, पहले से 2 टुकड़े थे, लेकिन हमने बेसिकली ऑफिशियली उनके 2 टुकड़े कर दिए, और बांग्लादेश एक नई कंट्री हो गई, नई कंट्री पैदा हुई 1971 में, जो कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, अब बांग्लादेश के नाम से जान लग गया। सो यहाँ से इंदिरा गांधी मैडम की वाहवाही और उठने लगी कि यार ये कितनी आयरन लेडी है, कितनी मजबूत औरत है कि इसने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिए, और जिसके बाद उनके पीछे अमेरिका और किसका सपोर्ट था? चाइना का सपोर्ट था। लेकिन इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ USSR, विद द सपोर्ट ऑफ USSR, बांग्लादेश के मात्र 13 दिन या 16 दिन की लड़ाई में 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या कहानी है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, इसको भी कभी अलग से पढ़ेंगे, पर अभी आपके जो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उससे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ मैंने आपको ब्रीफिंग दी। तो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी मैडम का कद ऊपर आता जा रहा है, इलेक्शन जीत गए। यहां तक क्या हो रहा था? कद नीचे जा रहा था। पार्टी बनी, पार्टी कम मेजोरिटी के साथ बनी, कम मेजोरिटी के साथ बनी, पार्टी के लोग अलग हो गए, मोरारजी देसाई साहब अलग विंग बना रहे, के कामराज साहब अलग, उनसे उनके गुट अलग फैल रहे, कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 में, INCR और INCO में। जितने भी बैंक नेशनलाइजेशन का एक्ट उन्होंने बनाया, ऑर्डिनेंस निकाल के बनाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रीवी पर्स जो रजवाड़ों को जो पैसा मिलता है उस पर अगर रोक लगानी थी तो वो राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, तो वहां पे उनका डाउनफॉल था, मतलब गूंगी गुड़िया बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ये स्टेप जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला था, जिसके बाद इन्होंने इलेक्शन कराए और पूर्ण मेजोरिटी के साथ अपने पार्लियामेंट में आई, उसके बाद फिर इन्होंने देखो क्या क्या करा, साथ ही साथ पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 टुकड़े करा दिए, जिससे इनका स्टेटस ऊपर चला गया हमारी कंट्री में। अब ये पावरफुल हो गई थी, और इनको लगने लग गया कि अब मैं चाहूं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे साथ जो जाती है सुप्रीम कोर्ट जो हमारी पार्टी ने करी है उनको सबको मैं अपने हिसाब से अब नचाऊंगी। तो इन्होंने सबसे पहला क्या करा, इन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 3 निकाल दिया। जो मेन लड़ाई थी हमारी आर्टिकल 13 और 368 की, जैसे आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने चैप्टर चालू करा, तो उसमें जो सबसे 2 मेन कैरेक्टर कौन थे? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इन दोनों की लड़ाई थी। आर्टिकल 13 क्या बोलता था कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी लॉ नहीं छेड़ सकता, कोई भी लॉ इनके अगेंस्ट नहीं बन सकता। और आर्टिकल 368 क्या बोलता था कि पार्लियामेंट जो चाहे जो लॉ बना सकती है, ऐसा बोलता था आर्टिकल 368। तो इनकी लड़ाई हमेशा से रहती थी। अब इंदिरा गांधी मैडम ने क्या करा, 13(4) डाल दिया। 13(4) में क्या डाला? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 13 क्या था? आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता था फंडामेंटल राइट्स को, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें क्लॉज 4 डाल दिया कि अगर 368 के थ्रू अगर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आर्टिकल 13 हमारे पे लागू नहीं होगा। प्रोटेक्ट कर दिया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को। क्लियर है बात? इसी तरह आर्टिकल 368(3) डाल दिया, नथिंग इन दिस आर्टिकल इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। वही बात कह दी कि आर्टिकल 13 इस पे लागू नहीं होगा 368 पे। 368 में बोल दिया कि आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, 13 में बोल दिया कि अगर 368 लागू होगा तो उसका कोई आर्टिकल 13 से लेना नहीं है। तो मोटा मोटा दोनों में एक ही बात डाल दी, एक बात को 2 बार करके ठप्पा लगा दिया। ये अमेंडमेंट डाल दिया उन्होंने 24 में, 24वां अमेंडमेंट उन्होंने डाल दिया। फिर आया एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25, जिसमें आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 31A, 31B, 31C पूरी डिटेल में एक लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या बोला गया था कि DPSP अगर हम 39B और C
39B और C जो हमारे दो DPSP हैं, जिसमें हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स की बात नहीं करते हैं। हम हमारा जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि सारे देश का भला हो, सारे समाज का भला हो। ये 39B और C बोलते हैं। डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? सो अगर हम आर्टिकल 39B/C के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी एक्ट बनाएंगे तो वो वॉइड नहीं होगा। ऐसा आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है बात? तो ये करा इन्होंने आर्टिकल 25, फिर करा आर्टिकल 26। अब अमेंडमेंट नंबर 26, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1926, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 26 1971 में ही हुए। सारे किसमें हुए हैं? 1971 में। सो इस 26 अमेंडमेंट के साथ उन्होंने क्या करा? रिपील आर्टिकल नंबर 291, 362 और चेंज द टेक्स्ट ऑफ 366 क्लॉज 22। ये बेसिकली आर्टिकल किससे डील करते हैं? आर्टिकल 291, 362 और 366 क्लॉज 22 ये बेसिकली डील करते हैं प्रीवी पर्सेस वाले मामले। तो जो प्रीवी पर्सेस वाला जो मामला अटका था हमारा राज्यसभा में, उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या करा? ये वाले आर्टिकल लगा दिए, जिसमें से 291 और 362 को तो हटा ही दिया और 362 और क्लॉज 22 को की लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज चेंज कर दी तो रूलर की डेफिनेशन चेंज हो गई, रूलर की डेफिनेशन चेंज हो गई और वो लोग प्रीवी पर्सेस के बेनिफिट से बाहर हो गए। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ? एक एक अमेंडमेंट करके इन्होंने सारे अपने पर्पस सॉल्व कर लिए। कैसे? वापस देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारी आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई खत्म कर दी। इससे आर्टिकल 368 और 13 की लड़ाई कर दी। दोनों में क्लॉज डाल दिया कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेपरेट है। सिमिलरली आर्टिकल 25 अमेंडमेंट के साथ क्या करा है? 25th अमेंडमेंट के साथ DPSP लागू करने के लिए कोई भी हम एक्ट बना सकते हैं, वो वॉइड करार नहीं होगा 39B/C को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा बैंक नेशनलाइजेशन वाली बात थी वो भी बेसिकली है तो यही ना। क्या है बैंक नेशनलाइजेशन? आर्टिकल 39B और C का इम्प्लीमेंटेशन ही तो है एक तरीके से, कि हम हमारे समाज की भलाई चाह रहे हैं, हमारे देश की भलाई चाह रहे हैं और इसके लिए हम कोई भी अगर एक्ट बनाएंगे तो वो लागू कर दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट था इसके अगेंस्ट। फिर ये वाला अमेंडमेंट था हमारे किसके अगेंस्ट? 26th अमेंडमेंट। ये हमारे प्रीवी पर्सेस के जो कानून को मैं कैंसिल करना चाह रही थी वो उसके अगेंस्ट था आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 26। क्लियर है? फिर 27, 28 आया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैंने नहीं लिया। फिर आते हैं 29th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या किया? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972, यही बेस बना आगे जाके केशवानंद भारती केस का बेस बैकग्राउंड यही है। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ? ये एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ला लिया गया केरल। जैसे हम आपको पता है कि 9 शेड्यूल किस लिए बनाया था हमने फर्स्ट अमेंडमेंट में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कि कोई भी एक्ट अगर इसमें डाल देंगे हम तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा। और जनरली इसमें लैंड एक्विजिशन या लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट ही डाले जाते थे। तो इसी की तरह केरला वाला जो एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया और उसे डाल दिया हमें 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल में डालने से क्या हो गया? हमने जुडिशियल रिव्यू से इसको प्रोटेक्ट कर लिया। ऐसा उस टाइम की बात है, ऐसा उस टाइम की बात है, आज की तारीख की बात नहीं है, उस टाइम की बात है। जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ? इसी टाइम केरल में एक शंकराचार्य की पोजीशन पद पे थे केशवानंद भारती। क्या नाम था उनका? केशवानंद भारती। शंकराचार्य की पद पे ये थे। बहुत ही बड़ी हिंदू धर्म का एक डेजिग्नेशन होता है शंकराचार्य। सो बेसिकली उस पद पे कौन थे? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जी थे। इन्होंने केस कर दिया भारत सरकार पे कि भैया आपने जो केरल लैंड रिफॉर्म पास किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इसमें क्या है, क्यों रखा इन्होंने बेसिकली केरल लैंड रिफॉर्म में? इनको परेशानी किस बात पे हुई? ये जो शंकराचार्य थे तो इनके अंडर बहुत सारे मंदिर आते थे, सारे जितने भी इनके अंदर मंदिर आते थे, प्लस मठ की अथॉरिटी इनके पास थी। मठ में जो भी फंड्स आते थे, जो भी पैसा आता था, उसको यूज करने, उसको मैनेजमेंट का सारा काम किनके पास था? इनके पास था, केशवानंद भारती जी के पास। सारा इनके अंदर ही मैनेजमेंट होता था, इनके अंडर ही मैनेजमेंट होता था, कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। साथ ही साथ इस पैसे के द्वारा बहुत सारे दूसरे काम भी किए जाते थे जिससे और भी पैसा जनरेट होता था। सो बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी इनके अंडर ही आता था। और इस एक्ट के पास होने के बाद, इस एक्ट के रखने के बाद उनसे ये पावर्स छीन ली गई। उनको ये परमिशन बैन कर दी गई कि परमिशन इनको नहीं है कि ये मठ का मैनेजमेंट, मठ में जो भी अमाउंट आ रहा है उसका मैनेजमेंट ये देखेंगे, ये उनको अलाउ नहीं किया गया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि भैया केशवानंद भारती जी ने केस कर दिया हमारी सरकार पे कि भैया ये चीज गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ इन्होंने 24th और 25th अमेंडमेंट जो अभी अपने पढ़े थे, 24th और 25th अमेंडमेंट के ऊपर भी चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है बात?
अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली उसके बाद सारे अपन दोनों पार्टीज ने अपना अपना पॉइंट रखा, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 जो कि दोनों डिफरेंट है, और आर्टिकल 368 की पावर्स का यूज करके सरकार चाहे स्टेट चाहे पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से बदल सकती है, ये बोला गया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो गोलकनाथ केस में जो बात हुई थी, गोलकनाथ केस में कि आर्टिकल 13 के अंदर ही आर्टिकल 368 है, इस बात को अपोज कर दिया गया, इस बात को कैंसिल कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया इस बात के। सो उलट में फैसला आ गया बेसिकली, समझ में आ रहा है बात। सो गोलकनाथ को हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया, इस केस के अगेंस्ट, इस केस के ऑपोजिट हमने रूलिंग दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी। साथ ही साथ लेकिन ये बोला गया कि ये पावर लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से लिख लें, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की आपके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की पावर आपके पास पार्लियामेंट के पास नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने लिखा था हमारे फोरफादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने, और वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लेने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ऐसा नहीं कि आप आके एक दिन आए और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उथल पुथल कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से अमेंडमेंट इंदिरा गांधी मैडम ला रही थी, जिस हिसाब से चेंजेस वो कॉन्स्टिट्यूशन में ला रही थी, उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बदल दिया जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समझदारी से ये डिसीजन दिया कि आप बदलाव कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट बदलाव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को वापस नहीं लिख सकती। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे। तो अब लोगों ने पूछा भाई ये क्या बात हुई, आप एक तरफ बोल रहे हैं आप बदलाव भी कर सकते हैं और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बदलाव सबका सब बदल नहीं सकते, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप वापस नहीं लिख सकते, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहां जन्म हुआ इस बात के सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। सो इन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में फेरबदल कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों नहीं हो। सो बेसिकली जितने भी अमेंडमेंट इंदिरा गांधी मैडम ने निकाले थे वो सब सही प्रूव कर दिए गए, उन सबको अप्रूवल मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। 24, 25, 26 सबको अप्रूव कर दिया, 29 सबको अप्रूव कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अमेंडमेंट कर सकती हैं, लेकिन उस लेवल तक ही कर सकती हैं, उस लेवल तक ही कर सकती हैं जिस लेवल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं भी डगमगाए नहीं, कहीं से भी हिले नहीं। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हिलना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? सो बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है, एक मूल ढांचा, अगर अपन हिंदी में इसको बोले तो क्या होता है, मूल ढांचा, एक बेसिक ढांचा जिसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिसके बेस पे, जिसको बेस रख के हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक विजन था, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक आइडियोलॉजी थी, जिसके बेसिस पे ही उन्होंने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो वो जो मूल ढांचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो उसके अंदर शब्द हैं उसके साथ आप फेरबदल कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेक्स्ट लिखा है उसके साथ अगर आप फेरबदल कर सकते हो, क्योंकि आपको भी अपनी पॉलिसीज लागू करानी है, डीपीएसपी आपको लागू करना है, कई लोगों पे रोक लगानी है, कई लोगों पे हमारे को परमिशन देनी है, ताकि हमारा देश चलता रहे। देश चलाएगा कौन? देश तो हमारी पार्लियामेंट ही चलाएगी ना। तो उसको चलाने के लिए ये राइट तो हमें देने पड़ेंगे उनको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने एक ये डायग्राम लिया है, अगर आपको समझ में आए तो आई होप आपको दिख भी रहा होगा। सो अगर अपन कोई भी घर बनाते हैं, सपोज या कोई भी ये फैक्ट्री जैसा घर बने की मान लेते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये इसकी फाउंडेशन ले डाउन कर दी, फिर इसको ये बीम दे दिया, फिर इसके एक कॉलम आ गए, ये कॉलम आ गए, फिर इसका ये शेड आ गया। भाई इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो नींव है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरा खम्भे हैं, आपके कॉलम्स है, जिस बेस पे आपका घर खड़ा है, वो तो वही रहेगा। अब इसके अंदर आप इन दोनों दीवारों को जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, नहीं जोड़ना चाहो तो मत जोड़ो। आधी दीवार बनाना चाहो तो आधी दीवार बना दो, पूरी दीवार बनाना चाहो तो पूरी दीवार बना दो, ईंटों की दीवार बनाना चाहो तो ईंटों की बना दो, पत्थर की बनाना चाहो तो पत्थर की बना दो, ब्लॉक्स की बनाना चाहो तो ब्लॉक्स की बना दो, आपके ऊपर है। ऊपर टीन शेड आप चाहो तो केलू की छत रख दो, आप चाहो तो सीमेंट एस्बेस्टॉस शीट रख दो, आप चाहो तो एल्यूमिनियम शीट्स रख दो, जैसा कि धर्मशाला के स्टेडियम में लाल कलर की अगर आपने देखी हो। सो आपकी इच्छा है, आपको जैसा भी रखना है वैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा यही रहना चाहिए। इसके बाद आपको जोड़ना है, इस दीवार को इससे जोड़ दो, इस दीवार को इससे जोड़ दो, कोई ब्रिक की बना दो, कोई पत्थर की बना दो, कोई ब्लॉक की बना दो, आपकी इच्छा है, उसमें हम आपको मना नहीं करेंगे। तो यही कंसेप्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में लगा लो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात।
सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो हमारा मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया है, जिसके बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा है हमारे फोरफादर्स ने, तो उसको आप चेंज मत करो, उसको आप नहीं छेड़ सकते, वो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन जो टेक्स्ट है उसमें आप थोड़ा बहुत फेरबदल करके आपकी गवर्नेंस के लिए, आपकी हेल्प मिल जाए आपको गवर्नेंस में, उसमें आप कोई भी फेरबदल कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे हम कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते या फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं छेड़ सकते। आप सबको, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन टच, बट यू कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है बात? फिर लोगों में कंफ्यूजन हुआ कि भाई साहब ये बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात तो करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा क्या क्या, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं पे भी मौजूद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं भी नहीं लिखा कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं भी नहीं लिखा कि ये वाला पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। भाई इसमें बिल्डिंग में दिख तो रहा है कॉलम कहां से कहां जा रहे हैं, बीम कहां से कहां जा रहे हैं, ये पता तो पड़ रहा है आपको, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं या ये बेस है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना, मेंशन तो कहीं नहीं कर रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हाँ सही बात है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आइडियोलॉजी क्या है, डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री कैसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, तो हम सेक्युलरिज्म नहीं हटा सकते, हमारे सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं बना सकते। क्लियर है? हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ कर सकते। कल को ऐसा नहीं बोलते कि फेडरल स्ट्रक्चर से बाहर होगी सारी चीजें। जुडिशियल रिव्यू जो कि आगे जाके अभी आपको आएगा, भी जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट ऑफ द पॉलिसी है, तो उसको आप जुडिशियल रिव्यू को आप नलिफाई नहीं कर सकते कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है। आज की बात बता रहा हूं, बीच में इसके ऊपर भी बहुत मुद्दे उठे कि इसी केस में भी उठे कि जुडिशियल रिव्यू पे भी चैलेंज आएगा। जुडिशियल रिव्यू को भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। क्लियर है बात? सो आप जुडिशियल रिव्यू के साथ छेड़ नहीं कर सकते, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इस देश की प्रमुख किताब है, प्रमुख लॉ है, कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट विद टाइम एंड विद एवरी केस सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स डाल सकता है। तो ये लिस्ट बेसिकली एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन पे छोड़ दिया गया है कि आपको क्या लगता है कि क्या पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। तो अलग अलग केसेस के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे प्रूव किया है कि कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, और हर केस में कुछ ना कुछ नई नई बातें ऐड कर दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, फेडरल सिस्टम, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो क्लियर? सो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। सुप्रीम कोर्ट को हर केस में जो लगेगा कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान के उसके अंदर डाल सकती है। क्लियर है बात? एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आज तक चलती आ रही है और ये एक्सपेंड आगे भी, आज के जैसे जैसे इस दुनिया में चेंजेस आएंगे उस तरीके से हो सकता है हम कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर मान लें, इस कॉन्स्टिट्यूशन का इनकलकेट कर दिया जाए। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी हमारे केशवानंदा भारती केस में, और 7-6 के थ्रू इनमें रूलिंग आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 24-25 अमेंडमेंट जो हमने पढ़े थे इनको भी वैलिडेट कर दिया गया, 29 को भी वैलिडेट कर दिया गया, सबको वैलिडेट कर दिया गया। सिर्फ इतना सा बोल दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होगा उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करने की आपको अनुमति नहीं है, पावर नहीं है पार्लियामेंट को। क्लियर है बात? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हर केस के साथ डिफाइन कर दी जाएगी, मूल ढांचा है, जनरल चीजें हैं इसमें आती हैं कि इस बेसिस पे, इस आइडियोलॉजी पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया था, देश चलाने की विजन रखा था। क्लियर है? सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ? केशवानंदा भारती केस का रिजल्ट कब आया? 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अप्रैल 1973 आपको याद रखनी चाहिए, केशवानंदा भारती केस। साथ ही साथ इस दिन क्या हुआ था? सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? दो कंसेप्ट आए, एक कंसेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक आए सचिन तेंदुलकर, एक आए सचिन तेंदुलकर। क्लियर है बात? सो दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, केशवानंदा भारती केस समझ में आओ। अब इससे थोड़ी सी आगे कहानी आगे निकलती है, 1976 में हम पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी मैडम, जो कि ये बेसिकली अगर अपन देखें तो ये केस जो था केशवानंदा भारती केस, ये इंदिरा गांधी मैडम के फेवर में ही था। किसके फेवर में था? इंदिरा गांधी के मैडम के फेवर में ही था, क्योंकि 24, 25, 26, 29 जितने भी अमेंडमेंट थे सबको अप्रूवल मिल गया, सबको ग्रीन टिक मिल गया। लेकिन फिर भी
एक ऐसा पार्ट आ गया जिसके साथ हमारी इंदिरा गांधी मैडम छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी, तो उससे थोड़ा सा वो नाराज थी। फिर उन्होंने क्या करा, अपना वापस दिमाग लगाया, चाचा चौधरी दिमाग, 42nd अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है और हर बार अपने को इसका जिक्र करने को मिल ही जाता है। इसमें क्या किया गया, इसमें 368 क्लॉज 4 और 368(5) इंसर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 368 द पावर, जिसमें हमने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह बोल दिया गया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो भी रूल एक्ट बनाएगी सरकार वो परमिसेबल है, वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, ऐसा बोला गया। जुडिशियल रिव्यू में नहीं रखा जाएगा। अब यहां तक जुडिशियल रिव्यू क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट अभी तक बोला नहीं गया था, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। तो अभी तक जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा नहीं था। लेकिन विद दिस केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980 मिनर्वा मिल्स केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, इसके इस पॉइंट को खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू और जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप हमारे से नहीं छीन सकते, ये अलाउड नहीं है, ये परमिसेबल नहीं है पार्लियामेंट को। साथ ही साथ ये बोला गया कि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट। जो अमेंडमेंट की जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट्स की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट को दी गई है, वो अपने आप में एक लिमिटेड पावर है, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। अनलिमिटेड पावर नहीं कि आपका मन कर रहा है आप नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम बेचारों ने इतनी मेहनत करी, वो करने की जरूरत नहीं थी कि आप 1976 में आके एक नया ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो। मात्र हमारे आज़ादी को 26-27 साल हुए और आप नया का नया कॉन्स्टिट्यूशन गठन कर दो। तो इस चीज को इन्होंने क्या करा, कैंसिल कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी पावर है पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर, वो एक लिमिटेड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में ही डाल दिया गया। इसको अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिमिटेड पावर ऑफ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है। और इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया और इसको बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी पावर्स को अनलिमिटेड नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट पावर्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का अगर पार्ट है तो आप इसके साथ लिमिटेड ही आपको रहना पड़ेगा, अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते आप। यहां जाके हमारी सारी लड़ाई जाके इस केस के बाद हमारी सॉल्व हुई। हमारे जितने इतने सारे हमारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे 368 और 13 में, यहां जाके उनको एक ठहराव लगा। अब समझ में आया हमारे देश को कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इस लड़ाई को साइड में रखते हुए। सो समझ आया आपको कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था, कितना इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स थी इस पॉलिटी के पीछे। ये जो हमारा इतना इवोल्यूशन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, उसके पीछे कितनी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स थी। कहाँ से नेहरू साहब आए, नेहरू साहब गुजर गए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर मोरारजी देसाई साहब और इंदिरा गांधी मैडम की लड़ाई, फिर इंदिरा गांधी मैडम पावर में आई लेकिन मेजोरिटी के साथ नहीं, फिर जब वो फुल मेजोरिटी के साथ थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या क्या किया, ये सारी बातें। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये आपको अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम 2021 तक आए कैसे। अभी हम सिर्फ 1980 तक पहुंचे मिनर्वा मिल केस, अभी हमारे को 40 साल और आगे आना है। हमारे पॉलिटी में जो जो चैप्टर आएगा उसके अनुसार तो हम चल ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें इसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने जहन में आपके गई हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू परचम क्लासेस। दिस इज मी दिलीप पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।